हेलो दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी करवा रही है, हिंदी साहित्य की यूनिट 8 जो चल रहा है हमारा नाटक सिंदूर की होली नाटक हम कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो चुका है। जिन भी साथियों ने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे, फिर देन पार्ट 3 पे आएंगे। तो आज हम इसका लक्ष्मी नारायण मिश्र का सिंदूर की होली जो नाटक है पार्ट 3 वो करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये नाटक जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था और समस्या प्रधान नाटक है। ये कौन सा है? समस्या प्रधान नाटक है सब। और लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है समस्या प्रधान नाटक के जनक भी कहा जाते हैं। और सामाजिक समस्याएं क्या क्या है इस नाटक में दिखाई गई हैं। और सिंदूर की होली नाटक की भूमिका जो है रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी 1934 में। इसका भाषण हुआ और इसकी भूमिका भी रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। और यह नाटक 3 अंकों में, और लक्ष्मी नारायण के जितने भी नाटक है वो सारे 3 अंकों में ही है। और इस नाटक में एक ही दिन की पूरी घटना का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये नाटक है, किस तरह का नाटक है, कैसे समस्याओं को दिखाया गया है। और तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है। आपको पता होना चाहिए डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक जो है तीनों दृश्य में वही एक जगह दिखाई गई है। ये सारे दृश्य हैं जो हमने देख सके, सारे पात्रों के नाम भी जैसे हमने बताए हुए हैं। तो आपको स्टोरी छोटी सी एक बता देती हूँ कि हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि रजनीकांत नामक एक युवा होता है जो मुरारी लाल के घर पे आया होता, कहता है अगर मेरी हत्या होती या कुछ मेरे साथ बुरा होता उसके जिम्मेदार तुम हो गए। लेकिन इसी तरह से माहिर अली आके फिर थोड़ी कुछ बोलता है। माहिर अली इनकी यहाँ मुंशी हैं, मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर हैं इनके यहाँ मुंशी है, और बताता है कि आपसे हरदंदन सिंह जो हैं और भगवंत सिंह जो मजिस्ट्रेट हैं, राय साहब जिन्हें बोलते हैं लोग, वो दोनों आपसे मिलना चाहते हैं, उसके बदले कुछ पैसे देना चाहेंगे। वो उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका रजनीकांत है, वो उसके बारे में, अगर उसकी हत्या या कुछ उसके बारे में बोलने आप कुछ पैसे देना चाहते हैं। और ये रजनीकांत वही है जिससे जो इनकी मुरारी लाल जो है इनकी पुत्री जो है जिसका नाम चंद्रकला है, वो उसकी एक मुस्कान पे ही, जो कुछ दिन पहले जो आके बात करता है उसकी मुस्कान जो होती है उस पे फिदा हो जाती है, वही लड़की है। और ये मुरारी लाल से और जो रजनीकांत का चित्र बनाने के लिए बोलती है, किससे? जो इनके घर लड़की रहती है आई हुई होती है मनोरमा। मनोरमा वह लड़की है जो चित्र बनाना जानती है, विधवा है, 8 वर्ष की उम्र में शादी हुई थी, 2 साल बाद उसका पति मर गया था, 10 वर्ष की उम्र में इसका पति मर गया, मरे हुए भी 8 वर्ष हो गए, मीन्स ये 18 वर्ष की है। और ये चंद्रकला को चित्र सिखाने के लिए आई हुई है। इसने अभी तक 4 चित्र बना दिए हैं जब तक हमने पार्ट 2 पढ़े हैं, और कहती है जो चौथा चित्र है इसका अंतिम चित्र होगा। पहला चित्र बनाती है मुरारी लाल का, फिर मनोज शंकर का, चंद्रकला का, ये 3 चित्र बनाती है। सबसे अंतिम जो चित्र बनाती है रजनीकांत का बनाती है, और उसे पता चलता है इसकी हत्या करवा दी गई है और मौत हो गई है। उसने सो कह लेती है अब मैं किसी का भी चित्र नहीं बनाऊंगी, और अंतिम यही मेरा अंतिम चित्र है। अब मैं जाके ऋषिकेश चली जाऊंगी, सारे पेन कलम कलर जितने भी रंग हैं वो सब मैं नदी में बहा दूंगी और माला जपने लगूंगी। ये बात मनोरमा कहती है, बहुत सुंदर बात कहती है। आप देखेंगे जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में कहा था, इसी तरह से चली जाते हैं मनोरमा। फिर चली जाती है यहाँ पर, फिर मनोज की एंट्री होती है। मनोज वही लड़का है जिसके पिता जो हैं मुरारी लाल, माहिर अली नहीं, हाँ, मुरारी लाल के क्या होते हैं, मित्र रहे होते हैं, और उनके 10 वर्ष पहले हत्या करवा दी जाती होती है। एक नाव में से उन्हें धक्का दे के हत्या कर दी गई होती है, और इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? मुरारी लाल होते हैं। अब लेकिन मनोज को अभी तक नहीं पता होता है, इसकी जितनी भी जिम्मेदारी है वो उठा रहे होते हैं, और इन्हें मुरारी लाल को डर रहता है कि कहीं इनके मनोज को ये बात ना पता चल जाए कि उसकी हत्या, उनके पिता की हत्या उसने करवाई है।
अब इसी असमंजस में ये हमेशा पैसे भेजते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजते हैं, और इसकी परीक्षाएं होने वाली हैं तो परीक्षा न देकर वो घर पे आ जाता है। तो घर पे आता है, पूछते हैं कि तुम्हारा एग्ज़ाम होता है कि तुम वापस, क्या तुमने जो पैसे दे दिए बहुत ज़्यादा दे दिए, ये नहीं भेजने चाहिए। मीन्स अब जितनी तुम्हारी जितनी तुम्हें इनकम मिल रही थी, जितनी सैलरी मिल रही थी, उतना तो सारा तुमने मुझे भेज। तो मीन्स घर का खर्च भी कोई अनर्थ काम करके आप करना चाहते हैं, कोई दूसरा काम, ऐसा काम जो दूसरे रास्ते पे जाकर हो, उससे पैसा कमाते हैं, 2 नंबर का पैसा कमा कर आप करना चाहते हैं। यही बातें इसमें दिखाई गई हैं, ये वार्तालाप हो रही है। ये सारी कहती मेरे अंदर में मेरे पिता आए हैं, इतने साल बाद भी उस चीज़ से मैं नहीं निकल पा रहा कि मेरे पिता की हत्या कैसे हुई। और इसे जो मुरारी लाल मनोशंकर को बताते कि आत्महत्या हुई है, कि आत्महत्या भी क्यों की, ये सारी बात बताता है। यहीं से अब हम कहानी यहाँ पर दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। दूसरा अंक जब ये बात कर रहे होते हैं, तभी रजनीकांत की एक शव आता है। शव का मतलब है उसको गोली लगी हुई है, सब खून में सारे कपड़े लथपथ हैं। वो आ जाता है किसके बंगले में, बंगले के बरामदे में, वहीं पर ही आ जाता है मुरारी लाल के, उसे ले जाया लाता है। और सब लोग कह रहे हैं मुरारी, और यहाँ पर जो उसकी प्रेमिका है, क्या नाम है, जो मुरारी लाल की चंद्रकांत, हाँ चंद्रकला, उसे देखकर उसके मुंह से चीख भी निकल रही होती है और वो अंदर भाग जाती है, बहुत रोती है। वही सारा दृश्य दिखाया गया है। दूसरे अंक में तो देखते हैं क्या दृश्य है। यहाँ पर बंगले के बरामदे में जैसे लिखा हुआ है कि बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी हैं, बीच में सामने की ओर एक आराम कुर्सी है, उसके दोनों बंगलों में होकर 4 काठ की कुर्सियां वृत्ताकार रूप में, वृत्ताकार मतलब गोलाकार रूप में रखी गई है। संध्या हो रही है, शाम का समय है। मनोशंकर बरामदे में बाई और गोल कमरे से निकलता है, सामने आकर बाहर की ओर देखता है। काशी सिल्क का कुर्ता, कैसा है, काशी सिल्क का कुर्ता, बंगाली तौर पर दाई और बाई और रेशमी चादर डाले। काशी सिल्क का कुर्ता पहने हैं, बंगाली तौर पर दाई और से बाई और रेशमी चादर डाले है। कैसी चादर डाले, रेशमी चादर डाले हुए। धोती भी बंगाली ढंग से चुनकर नीचे की ओर लटकती हुई पहनी है। पैर में पंजाबी जूता है। पैर में कैसा है, जूता। याद रखिए कैसी पोशाक पहने, पैर में पंजाबी जूता। शरीर का गठन तो सुदृढ़ है, लेकिन उसकी आंखें नीचे को बस रही हैं, उससे जिससे उसकी चिंता ही पता लगता है। वही खड़ा खड़ा बांसुरी बजाने लगता है। भीतर की ओर मनोरमा का प्रवेश होता है। अब मनोरमा अंदर की ओर आ रही है, क्या प्रवेश होता है, क्या बात होती है, तो देखते हैं हम यहाँ पर। बरामदे में आकर मुझे भी सिखा दो, मनुष्य को घूम कर, मतलब वो बांसुरी बजाने लगता है, तो कहता है मुझे भी सिखा दो बांसुरी जो है, मुझे भी सिखा दो। मनोरमा, जानते हो रात को मैं बहुत कम सो पाती हूँ। मनोज, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, मनोरमा कहता है, मनोशंकर, लेकिन क्यों, मनोरमा, लेकिन क्यों। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम रात को ना सो, कहा है कभी, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा तो फिर बांसुरी बजाने से नींद आएगी, नींद की दवा तो सुंदर रही। मनोज शंकर कहता है कि बांसुरी बजाकर तुम्हें नींद आ जाएगी क्या। नींद नहीं आएगी तो यूं ही समय तो सुख से बीतेगा, अगर मैं बांसुरी बजाऊंगी तो समय तो सुख से बीत, लेकिन यह तुम कैसे जानती हो कि बजाने से सुख होता है, मेरा तो स्वास्थ्य इसी से बिगड़ गया है, डॉक्टर भी बोल रहे हैं। मनोज, अभी नहीं, क्या कर रहे हैं, डॉक्टर गए या नहीं गए, अभी नहीं, क्या क्या कर रहे हैं, देह दबा रहे हैं, देह जो है उसकी दबा रहे हैं। देह दबा रहा है, मुस्कुरा, तुम भी तो परिहास समझ रहे हो, चलकर देख लो, कभी सिर पर हाथ रखते, कभी छाती पर, कभी वहां पर, कभी जांग पर, तो मैं समझती हूँ कि वह खिलवाड़ कर रहे हैं, वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हो। मनोरमा धरती की ओर देखते, क्यों इधर देखो, मत देखने लगती, मतलब जमीन की तरफ देख रही तो कहती इधर देखो मनो, ठीक उसी तरह जिस तरह वे खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं, उनका खिलवाड़ घड़ी दो घड़ी दिन 2 दिन का है, लेकिन तुम्हारा तो शायद मेरे जीवन के साहित्य समाप्त हो गया, उसका अंत तो मेरा अंत है ना। अभी केवल 2 महीने हुए तुमने मुझे देखा है जी। मनोरमा कहते, तुमने अभी देखा, 2 महीने पहले से ही तो मुझे देखा है शंकर, तो बस 2 ही महीने से यह खिलवाड़ भी प्रारंभ कर रखा है तुमने। मनोरमा कहती, मैंने, हाँ तुमने, यदि मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचे, लेकिन मैं यह चाहती नहीं, मैं तुम्हारे साथ किस तरह का खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारे साथ एक प्रकार का आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिससे मुंह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। मैं तुम्हारे साथ आत्मीयता चाहती हूँ, मतलब ये मनोशंकर के साथ क्या चाह रही है, आत्मीयता, लेकिन तुम तो मुंह में, मनोशंकर से भयंकर है।
उन्हें भयंकर है। चंचला उस लड़के पर इतनी रिक्त हो गई कि उसके लिए बीमार पड़ गई। हम लोगों को अपने ही से महान होना है मनोज। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुओं में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहां लेश मात्र भी जगह नहीं है। उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई हूँ मैं। तुम्हारी यह पुरुष जाति जो है, तुम भी मुझे चाहते हो। और मनोशंकर से कहती है, और तुम्हारे साहब भी मुझे भी कहते, मैं तो एक भिक्षु की तरह हो गई हूँ जिसे कहीं से भी कुछ मिल जाए। तुम्हारी पुरुष जाति भी ऐसी है। तुम्हारी पुरुष जाति भी भिक्षुकों की तरह हो गई है, जहां से भी स्त्री मिल जाए बस उसे ले लो। इस तरह क्यों देख रहे हैं? तुम्हें कहे मैं विधवा हूँ। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूं, तब मैं किसी की तुम्हारी बनूं या डिप्टी साहब की बनूं? बताओ मनोमत। आज नहीं समझा तो फिर चंद्रकला की तरह तुम्हारे लिए भी कोई आशा नहीं है। आशी मनोज शंका बजाने लगता। मनोरमा थोड़ी देर उसकी तरफ देखती। नहीं मानोगे? इसी में इसी में भी बुराई है। इसमें एक प्रकार का विष, एक प्रकार का नशा है मनुष्य। मैं तो अब बिना इसके जी भी नहीं सकता। मुझे बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, मैं इसके बिना जी भी नहीं सकता। विषाद का स्वर न बजाकर आनंद का स्वर बजाया करो। सुई ले लेकर जीना अच्छा नहीं लगता है। सुई ले लेकर जीना वो अच्छा नहीं लगता मनुष्य का। कहीं आनंद है? यो ही मनो कहाँ ही आनंद नहीं है। चित्रवृत्ति का निरोध योग, और यही आनंद है जो चाहते हैं वह न चाहो। आनंद तुम्हारा है और तुम भी आनंद के। मैं तो जीना नहीं चाहता। तब मरना चाहते हो, यही ना? मरना चाहते हो, जीवन तुम्हारा है। मनोशंकर, तुम्हें समझ लेना कठिन है मनोरमा। डिप्टी साहब के लिए भी मैं समस्या, और तुम्हारे लिए भी मैं क्या करूं? किसके लिए रो? अपने लिए, तुम्हारे लिए, साहब के लिए, अथवा चंद्रकला के लिए? चंद्रकला की दवा के लिए डॉक्टर आए। हम मरीजों की दवा कौन करेगा? चंद्रकला का रोग असाध्य, लेकिन हम तीनों का तो संघात्मक हो गया है। मनोशंकर का मेरा रोग तो तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक मैं जान न जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने का मतलब है अपने पिता के बारे में सोच रहा है कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। ये जब तक बात मुझे पता नहीं चल जाएगी तब तक मेरा रोग ठीक नहीं। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री, और स्त्री का सबसे बड़ा पुरुष है। ये रोग तो मनुष्यता का है, और शायद मनुष्यता का ही विकास के साथ इसका भी विकास हुआ है। हाँ, पहले इसका कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्था में हो जाता है। इस चिरंतन रोग के साथ तुम्हारा एक और रोग है। मैं समझती हूँ कि मतलब क्या रोग है। मनोशंकर, इस सब का मतलब यह है कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती। मनोशंकर कहता है कि तुम मुझसे अपने से दूर हटा रहे। मनो, मैं तुम्हारी हाथ पकड़कर संसार में तौर पड़ना चाहती हूँ। संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ। और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूं और अपने साथ तुम्हें भी ले डूबूं। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर भी नहीं रीझ गए हो, तुम्हें मेरा हृदय, मेरे अंतर आत्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। ये लो, अपने हाथ बढ़ाती पकड़ लो। मनोशंकर मंत्रमुग्ध होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम बांसुरी बजाकर मैं चित्र बनाऊंगी। मैं विधवा हूँ और तुमको भी विदुर होना होगा, और इस प्रकार हमारा सम्मिलित आज एक जीवन का नहीं अनेक जीवन का होगा। मनोशंकर चिंतित होकर दूर आकर देखने लगा। मनोरमा उसका कंधा पकड़कर जोर जोर से हिला देती। चिंता नहीं, नहीं चिंता नहीं, हंस दो जीवन और जगत पर। मुरारी लाल बनावट स्वर में, तुम लोगों ने यहाँ नाटक घर बना दिया है क्या? ब्राह्म मनोरमा कमरे के भीतर जाकर खड़ी हो जाती। मुरारी लाल बरामदे में निकलकर आराम कुर्सी पर बैठते। उनके चेहरे पर अश्वात्विक द्वेग है। मनोज, क्या कहा आपने? यही कि तुम लोगों ने यहाँ नाटक घर बना लिया है। तुम लोगों ने, शायद आप अभी नाटक देख कर आ रहे हैं, या उसी भावना में आपको भ्रम हो गया। मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ? रूखे स्वर में संभल का, वहां और क्या था? मैं नाटक देख कर आ रहा हूँ जी। चंद्रकला की दुखी बंद हुआ चाहती है। मनोज शकर हंसता हुआ, हाँ हाँ, आप भी तो रहते रहते सपना देखने लगते हैं। मुरारी, इस बार तुमने जैसे शिक्षा और संस्कार सब असहाय योग कर लिया। तुम तो ऐसे नहीं थे। आप मेरा विश्वास हो रहा है। डॉक्टर साहब को पता नहीं चल रहा है। उनके संदेह है कि मेरा कोई रोग साफ चल रहा है, नहीं दिख पड़ता है। डर रहे हैं कहीं हृदय की गति ना बंद हो जाए। तुम तो उसे देखने भी नहीं गए, और वह, मैं गया था 10 मिनट से अधिक उसके पैत्याने खड़ा रहा। उसने एक बार मेरी ओर देखा, फिर सिर के ऊपर तकिया रखकर करवट ले गई। मैं उसके इस व्यवहार को अपना अपमान क्यों न समझूं? आत्मघाती पिता के पुत्र के लिए संसार में सम्मान कहाँ है? मुरारी लाल कहता है, कमरे
तुम्हारे पति को मरे कितने वर्ष हुए हैं? मनोरमा कहती, वैसे मैंने उन्हें देखा नहीं, विवाह की कोई भी स्मृति मेरे पास नहीं। हम सभी लोग दुखी हैं। मुरारीलाल का मनोरमा, मुझे कोई दुख नहीं है। तुम स्त्री होकर यह कह रही हो? पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं रहते, इसलिए यह बात स्त्री को वह कह भी सकेगी। और दूसरे, मेरा जीवन पिताजी की चांदी की तरह, चांदनी की तरह, हंस की तरह श्वेत दाढ़ी और मूछ की छाया में रंग और कलम के साथ बीता। मुझे तो उस तरह के किसी अभाव का अनुभव ना ही हुआ। जो मिला नहीं उला जाना, उसका सुख क्या और दुख क्या। मुरारी, कुछ तुमने रजनीकांत का चित्र अपनी तबीयत से बनाया था? रजनीकांत का चित्र जो है अपने रेखाचित्र तो मैंने स्वयं बना लिया। मेरा विचार था यहाँ से चले जाने पर उसे रंग भरूंगी, लेकिन चंद्रकला ने मुझे बहुत मजबूर करा, उसे पूरा कराया है। चंद्रकला ने मुझे उसके आहत होने का बड़ा दुख है। मेरे हृदय जानता, ये भगवान जानते। मनोशंकर, और उसी दुखी में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरी कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसलिए मैं आपको बीमारी का नाटक समझ रहा हूँ। लेकिन मैं तो समझता हूँ। एकाएक चुप हो जाते हैं। अच्छा, आपने देखा नहीं वहां सब उसकी लाश लाकर रखी गई, किस तरह उसकी ओर आकर देखने लगी और किस तरह मुंह में रुमाल डालकर भाग गई। यही ठहरती तो रो पड़ती। मुरारीलाल गहरी सांस ली। उसका हृदय बहुत कोमल है। मनोज उसके घाव देखकर घबरा उठी। उसे घबराहट में उसने तुम्हारा ख्याल नहीं किया। नहीं तो जिस दिन तुम्हारा पत्र मिला था उस दिन वह घबरा उठी थी। संभव मेरे कल्याण की भावना हृदय में है, लेकिन क्या? मनोज, जाने दीजिए, कुछ नहीं बोला। नहीं नहीं कहो तो। वह बात आप से भी कही नहीं जा सकती। दो डग आगे बढ़कर बाहर देखने लगते मुरारी, लेकिन मैं उसे अधिक तुमको को असावधान पा रहा हूँ। मनोरमा, डॉक्टर साहब को या तो भेजो, मतलब मनोरमा को भेजो या डॉक्टर साहब को भेजो। उन्होंने, मैं असावधान हूँ मुरारी। हाँ, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों किस रूप में देखना चाहता हूँ। इसी मुरारी लाल चाहते हैं मनोज शंकर और चंद्रकला की शादी हो जाए। वह वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन केवल आपके चाहने से वह पूरा नहीं हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, इसका ध्यान भी तो आपको रखना होगा मुरारी। लेकिन यह दूरी तुम्हारी बनाई हुई तो है। मतलब नहीं, मैंने उस दूरी के लिए कोई ऐसा काम ही नहीं किया, लेकिन मुझे इसका अधिकार भी तो है, अगर मैं अपने लिए ही उपयोगी समझू। मुरारी लाल कहते, मैं तो इसे अपना और तुम्हारा दोनों का दुर्भाग्य समझूंगा। अभी जो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था। इन चीजों में मैं खूब समझता हूँ। मनुष्य कर उद्देश्य से, यह विधवा आप नहीं जानती है, शायद जानती भी है। अग्नि है, हलाल है। कोई भी पुरुष छू कर या पी कर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा, उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। बांसुरी बजाता है। मुरारी लाल कपट कर कुर्सी पर उठते हैं और उसके हाथ की बांसुरी छीन लेते हैं। मनोज शंकर कई बार हिलहिलाकर गोस्वारे के नीचे थूकता है, इतनी जल्दी क्यों पड़ी थी? मुंह से खून आ गया। मुरारी लाल, मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो? मनोज शंकर कहते हैं, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मार कर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझे से संभव हो सके तब मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूँ या मनुष्य से बड़ा हूँ। मतलब ये कहते हैं, मैंने इसका लड़की का हाथ इसलिए पकड़ा था कि मैं भी अब कभी शादी नहीं करूंगा, ये विधवा रहेगी और मैं भी कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन हम दोनों का प्रेम अलग रहेगा। मुरारी लाल चाहते कि मैं इससे शादी कर दूं, उस विधवा से। मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनुष्य, हाँ, उस हालत में मैं केवल देवता हूँ। मुरारीलाल, यह व्यंग्य करना तुमने कहाँ से सीखा? मनुष्य, जीवन इस तरह की बातें नित्य सिखलाता है। बहुत से लोग जीवन की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उपदेश और दार्शनिक बनते, लेकिन जो उससे सुनते हैं समझते हैं मेरी तरह शायद व्यंग्य करते हैं। मुरारीलाल, तुम मेरे कुछ भी विचार नहीं करते, तुम मेरा कुछ भी विचार नहीं करते। मनुष्य, यह कैसे? तुम कहते हो कि तुम जीवन भर अविवाहित रहोगे, इतना ही नहीं जितना अनर्गल बातें तुम कह जाते हो। 10 वर्ष का समय बीत गया, मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ कैसा रहा तुम स्वयं जानते हो। मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। 10 वर्ष बीत चुके हैं तुम्हारे पिता की मृत्यु हुए। मनुष्य, मेरा दुख मेरी आत्मा से सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग्य न करूंगा तो मैं जीवित भी नहीं रह सकता। मुझे मरना होगा। अपनी आपकी यही इच्छा है तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदल लूं। मुरारी लाल कहता है, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हें सुखी करना चाहता हूँ, करता रहा हूँ, यही करता रहूंगा। मेरी इच्छा यह न थी कि रजनीकांत मारा जाए, लेकिन भगवंत से रुपया ले लेने मैंने बुरा नहीं समझा। उसने दूसरों को लूट कर रुपये इकट्ठा किए, यदि इसे लूटना भी माना जाए तो उसे लूट लेना मैंने बुरा नहीं समझा। इसके अतिरिक्त तुम्हारे
विदेश जाने की समस्या भी हल हो जाती थी। मनोज शंकर गंभीर। तो फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारण मेरी विलायत यात्रा है। जो मेरी विलायत यात्रा है वह है जिसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की, यहाँ तक कि मैंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा। जीवन तौर शक्ति के लिए लोग मुझे क्या मिला, मैं वहां किस आशा से जाता। मुरारी लाल सिविल सर्विस के लिए जाते। तो ये विदेश यात्रा किसके लिए भेजना चाहता है मुरारी लाल? उसे सिविल सर्विस के लिए भेजना चाहता है। इंपॉर्टेंट लाइन याद करना, सिविल सर्विस के लिए विदेश यात्रा के लिए भेजा भेजना चाह रहा है मुरारी लाल किसे? मनोज शंकर को। मनोज यही तो आप नहीं समझते हैं। मैं मृतक का जिसका भूत जी रहा है आज 10 वर्ष से, वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता? तुम अपने को मृतक कह रहे हो, तुम अपने आप को मरा हुआ कह रहे हो। मुरारी लाल अवस्था में मृतक तो हूँ, मैं आत्मघाती पिता का पुत्र हूँ। मेरे पिता ने आत्महत्या की क्यों कर ली, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ। बस मैं तो उसी दिन मर गया था जब मेरे पिता ने आत्महत्या, मुझे उनका कारण नहीं पता चल रहा है कि उनकी आत्महत्या किसने की। जब तक मैं यह ना जान जाऊं उन्होंने आत्महत्या क्यों की, आत्महत्या उन्होंने, तब तक एक गंभीर होकर कुछ सोचने लगता, तब तक मैं जीवित कैसे रह सकता हूँ। मेरा आगे का जीवन धिक्कार है। यही सारी बातें सोच रहा होता वो देख के सर, ओ मालूम हो जाएगा, जल्दी क्या है जिसके लिए? कांपते हुए सर, लेकिन हो जाएगा कभी मालूम, इसी में तो संदेह। उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूँ। एक युग पूरा हुआ जाता है, एक नई पीढ़ी आया चाहती है। लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या क्यों की, अभी क्यों का त्यू बनाई है? मैं आज मर जाऊं मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जब मैं 12 वर्ष, जब मेरे पिता की मृत्यु हुई है, 12 वर्ष याद रखिए, और आज 10 वर्ष बाद 22 वर्ष का है। तो क्या होगा? फुरारी निकालते जैसे सचेत होकर, तो क्या होगा बताओ? यह गुप्त बोझ मेरी आत्मा को दबाए रहेगा, इस जन्म से, दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म से, और उसके साथ शरीर भी कांपने लगता। मोरल आत्महत्या उन्होंने की थी यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्यों, कि किस लिए, इस संबंध में तुम्हें तुम्हारे कोई विशेष बात नहीं बतला सकता। मतलब मनोज शंकर चौकर, आप भी छिपाना चाहते हैं? तब तो शायद बांसुरी की जगह मुझे पिस्तौल देना लेना होगा। उसका मुख भयानक उठता और उसका शरीर आंधी के समय पेड़ की तरह हिलने लगा। भय और आवाज में, तुमने किसने कुछ कह दिया क्या? तुम मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहे हो? ईश्वर जानता है मेरी कोई अपराध नहीं है। तुम व्यर्थ मुझ पर संदेह कर रहे हो। वे मेरे मित्र थे, हम दोनों का सारा लड़कपन, जवानी का दोपहर भी साथ ही बीता था। संसार जानता कि हम लोग तो शरीर एक प्राण थे। कभी मनोज की ओर, कभी धरती की ओर देखकर उनके मुख से एकाएक बिगड़ कर अंत में काला हो जाता है। उनकी सांस वेग से चलने लगती है, जिससे उनकी छाती उठने लग बैठने लगती है। जब आप गुस्से में होती है आपको एकदम सांसें ऊपर और नीचे होने लगती है। ऐसे ही मुरारी लाल के साथ हो रहा। बाएं हाथ से अपनी आंखें मलने लगते हैं मनोज शंकर, और अवहेलना की दृष्टि उनकी ओर देखता है मनोज शंकर। कड़े शब्द, कहते चलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मुरारी कातर होकर, क्या कहूं अब? मनोज शंकर, बस हो गया, अब कुछ कहना नहीं है। संभल कर, नहीं। उंगलियों को कड़ी कर बाएं हाथ से पर रखता और अंगूठे के नीचे बायां कान इस तरह दबाकर ऊपर की खींच उठता है कि कान के नीचे का चमड़ा ऊपर को खिसका हुआ सा मालूम होता है। दायां हाथ बार बार हिलाते हुए, सूत्र रूप में नहीं, व्याख्या रूप में। सूत्र काला तो चल गया, अब तो व्याख्या काल है। घड़ी दो, घड़ी की व्याख्या में 10 वर्ष सूत्र साफ हो जाए, उनका अर्थ व्यक्त हो जाएगा। बस कहते चलिए, कहते चलिए। मुरारी, तुम मुझसे बड़ी आशा थी, इसलिए। मनोज शंकर कहता है, आपकी आशाएं पूरी हो रही हैं और कुछ बढ़ जाएं। मुझे योग्य बना दीजिए कि आसानी के साथ उनका अपनी आशाओं का बोझ उठा सकूं। आप अपना उपकार कीजिए। चंद्रकला के मन में कोई जगह नहीं बना सका, इसलिए नहीं कि मुझे पुरुषत्व ना था, या मुझ में यह कला व कौशल न था जिसे एक और 1000 चंद्रकला आंचल पसार का भीख मांगती है। मेरे पास केवल एक वस्तु न थी। रजनीकांत की मुस्कान में जो जादू था, उसकी हंसी में जो कंपन, जो मस्ती थी, उसकी अबोध आंखों में, उसके अबोध हृदय में जो आशापूर्ण प्रतिबिंब था, वह मेरे पास न था। मेरी शिक्षा, संस्कार सब, और मेरा संयम और बड़प्पन बेकार साबित हुआ। मेरे मन में विषाद की आग जो जलती है, इसलिए चंद्रकला के लिए मुझे कोई आशा न थी। उसने देख लिया मुझको, कुछ न था, जो कुछ था नीरस था। दूसरी ओर रजनीकांत एक सुंदर सपने की तरह, एक अधूरी तान की तरह उसके सामने, और क्षण भर में वह जीत गया। मैं हार गया, मैं हार गया, मैं पराजित होकर भी जी रहा हूँ। जी जी रहा हूँ। जीने का मतलब मेरा यहाँ रहना, इस वातावरण में। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कभी कोई स्थान नहीं मिलता। स्त्री के प्रेम मंत्र में बुद्धि और ज्ञान का कोई स्थान नहीं मिलता। अब यहाँ भुरारी लाल, लेकिन तुम्हारा उसके चरित्र पर इस तरह का दोष लगाना ठीक नहीं है। किसके चरित्र पर? चंद्रकला के? मैं नहीं समझता
तुम साफ कह रहे हो कि वह उससे प्रेम करने लगी, और कैसे कहा जाता है? अच्छा, तब तब यही कि तुम्हें यह कहने का अधिकार क्या है किसी के चरित्र को इस तरह का आक्रमण हाँ, उसके चरित्र का क्या संबंध? अगर वह उसे प्रेम करने लगी इस प्रकार उसका चरित्र और निखर गया, उसमें बुराई कहाँ है? इसमें बुराई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती कि वह प्रेम करती रहे। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखिए मनोज शंकर का, कि बिल्कुल प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कोई बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्त्री केवल इसलिए होती कि वे प्रेम करती रहे, के लिए उसका जन्म होता है। स्त्री चरित्र का सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया, और उस पर भी है तो उसका पहला प्रेम है, उससे बुराई कहाँ है? प्रेम वकील से राय लेकर, जन से अधिकार पत्र लेकर तो क्या नहीं जाता? जब जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र में गुण और अवगुण नहीं। तुम मेरे दुख को 100 गुना कर देना चाहते हो, मुरारी लाल कहते। मनोज, सच कह देना भी अगर दुख का कारण हो तो क्या कर सकते हैं? लेकिन इस सच के बिना भी तो काम चल जाता। लेकिन काम चल जाने से तो मेरा बहुत कम विश्वास है। मुझे तो घंटे 2 घंटे प्रकाश मिल जाए, मैं सारी रात अंधेरे में काट लेता हूँ। ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मुरारीलाल उसकी ओर देखने लगते हैं। हाँ, कहिए वह बात। भीतर की ओर डॉक्टर का पे मुरारीलाल उठकर खड़े हो जाते हैं। मनोज तिरछी आंखों से डॉक्टर की ओर देखते हैं। मनोज की ओर देखकर, इस तरह आपकी आंखें कमजोर पड़ जाएंगी, सदैव सीधे देखा कीजिए। मुस्कुराने लगा डॉक्टर। बताओ। बैठिए, दोनों कुर्सियों बैठे। हाँ, क्या हालत है डॉक्टर? अभी निश्चित नहीं कहा जाता, इतना कहा जाता कि अभी तक कोई शारीरिक लक्षण चिंता नहीं पैदा करता। वह बेचैन है, छाती और सिर में पसीना चल रहा है। ज्वर तो उसे है नहीं ऐसी हालत में। हाँ, हथेली और तलवे में जितनी चाहिए गर्मी नहीं है। आंखों का रंग हर पल बदल रहा है। ओठ तो सूख गए हैं। नाड़ी की गति बहुत खराब नहीं है, लेकिन हृदय की धड़कन एक चुप। मुरारीलाल उससे को, क्या कहिए, क्या हुआ? हृदय की धड़कन? मैंने तो आपसे तभी कह दिया कि मुझे संदेह है। इतनी देर की देखभाल के बाद भी उसने निष्कर्ष पर पहुंचा कि समता हृदय की धड़कन बंद हो जाए। मुरारीलाल घबरा कर कुर्सी उठते। हृदय की धड़कन बंद हो जाए? मैं खुद चिंता में पड़ गया हूँ। सुनो जी, तुम्हारे लिए तो नाटक था ना? डॉक्टर स्मिथ होकर मनोज की ओर देखते हैं। डॉक्टर साहब को यह नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में और किस तरह यह रोग हुआ, नहीं तो उनके लिए भी इतना भयंकर नहीं मालूम। उसने नाड़ी जाल में रक्त को तेज करने के लिए दवा भरनी होगी। किस तरह? मुझे सुई देकर। डॉक्टर, हाँ। इसका मतलब कि अब आप उसके भीतर रोग पैदा करना चाहते हैं। अब तक रोग रहा नहीं, लेकिन अब जरूर हो जाएगा। लेकिन मैं तो नहीं चाहूंगा कि उसके शरीर में व्यर्थ के लिए पीड़ा पैदा की जाए। अच्छा, बांसुरी हाथ में कवि और गायक भावुक जीव होते, आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सके? लेकिन आपके विश्वास दिलाता हूं कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर में कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए। लेकिन जितना चाहूं चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। मनोज शंकर, आपको कैसे निश्चय हो गए मैं उसके हृदय की धड़कन बंद हो रही है? लक्षण ऐसे ही हैं। मनुष्य, 2 तरह के रोगों के भी लक्षण कभी कभी एक से होते हैं। खैर, बहस पीछे कीजिए, इससे अच्छा लेने दीजिए। मेरे पास इतना समय नहीं है और उसकी हालत भी अब चिंताजनक हो चुकी है। पानी गर्म कराइए। डॉक्टर साहब, फीस जो कहिए दिला दीजिए, लेकिन उसे व्यर्थ में कष्ट न दीजिए। बड़े विचित्र आदमी है आप। आपने पहली दवा क्यों नहीं कर ली? अच्छी फीस देने वाले रहे। रोगी मर जा और मैं फीस लेकर चलता बनूं? आप कौन है? मुरारीलाल, मेरे एक संबंधी हैं। डॉक्टर साहब, आप लोग रोग के कारण का अनुसंधान नहीं करते, रोग की कल्पना कर दवा करते हैं। नतीजा यह है कि आप लोग संजीवनी में लिए हैं और मृत्यु संख्या नित्य बढ़ती जा रही। चंद्रकला की चिंता आप न करें, मैं उसकी दवा कर लूंगा। घंटे भर के बाद आप इतना भी न समझ सके, उसका रोग शारीरिक नहीं मानसिक है। उसके मस्तिष्क के चेतन कीटाणु आकस्मिक आघात में सहसा क्षुब्ध हो उठे हैं। आप बार बार हृदय की धड़कन बंद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की फीस अगर 4 रुपया हो तो कृपया 40 देकर इन्हें विदा कीजिए। मैं उसे 10 मिनट में अच्छा कर देता। मुझे स्वयं उस तरह का रोग हो जाता है। हाथ पैर में लकवा मार जाता है, जीभ बैठ जाती है, आंखें अंधी हो जाती हैं, लू उठ कर सिर फोड़ कर निकलने लगती है। डॉक्टर साहब, 1 मिनट में स्वाभाविक नाड़ी की गति कितनी है? 70 से लेकर 80 तक। अधिक से अधिक कितनी है? 130 तक मौत हो जाती है। एक बार 1 मिनट में मेरी नाड़ी की गति 165 बार एक बार हो गई थी। मैं अभी जी रहा हूँ। तो ताप कितना था? बिल्कुल स्वाभाविक, 98 या उससे कुछ ऊपर।
डॉक्टर साहब, मानसिक बीमारियों में आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बुरा ना मानिए, उस विषय की जानकारी आपको अंग्रेजी प्रणाली में अभी बहुत कम है। आप लोग प्रत्येक बीमारी को शारीरिक दवा करते हैं और शरीर को ही उसका कारण समझते हैं, क्योंकि अधिकांश बीमारियां मानसिक विक्षोभ के कारण होती। आप कोई समझ में चंद्रकला के हृदय की धड़कन बंद हो रही है, मेरी समझ में एक आकस्मिक घटना के कारण उसकी क्षोभ उत्पन्न हो गया। आप यही रहिए, मैं उसे अभी टहलाने के लिए शहर की ओर ले जा रहा हूँ। देखिए, जब आप स्वतः बीमार तो दूसरों की दवा क्या आप करेंगे। अब यहाँ मनोशंकर यहाँ पर डॉक्टर से इतना बोल रहा है कि उसकी बीमारी शारीरिक नहीं और बीमारी का, इसलिए उसकी अवस्था ऐसी हो गई। सिंपल सा आप ये जान लीजिए, मनोशंकर इसलिए कि मैं अपनी दवा स्वयं कर रहा हूँ और मुझे लाभ भी हुआ है। बीमारी तो मेरी अभी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन इतना निश्चय हो कि मैं अभी मरूंगा नहीं। डॉक्टरों की चली होती है, अब तक मैं कभी पंचतत्व को प्राप्त हो गया होता। मनुष्य को पंचतत्व को मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गया होता। यहाँ पंचतत्व का मतलब ये है, मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए जीवन बल उसके भीतर निरंतर काम करता है। हम लोग बीमार पड़ते हैं मरने के लिए नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के लिए। प्रकृति ने तो बीमारी के साथ जीवन का संबंध जोड़ा, लेकिन आप लोग उसके साथ मृत्यु का संबंध जोड़ते हो और इसी से सब कुछ बिगड़ जाता है। अभी ये कह रहे हैं कि आप लोग यहीं ठहरिए, मैं घंटा भर के लिए उसे बाहर घुमाने ले जाते, उसे तरोताजा हवा मिलेगी, सब कुछ होगा, वो ठीक हो जाएगी। उसे मानसिक बीमारी हुई है, ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर। अर्थात अब आप चिकित्सा की एक नई प्रणाली बना रहे हैं। मनुष्य का जी नहीं, उसी पुरानी परिपाटी को फिर से जगा रहा हूँ। मनुष्य अपनी अवस्था से आज से कहीं अधिक अवस्थाएं और स्वस्थ था, इसलिए कि अब डॉक्टर न थे। मनुष्य और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य की प्रकृति साधनों और बोतल की दवाओं में स्वास्थ्य की जड़ काट दी है। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बदला, लेकिन यह बहुत दिनों तक चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। ये कहती है सारी बीमारी डॉक्टरों ने अपने उसमें रख ली कि सारा सब लोग मानते हैं कि बॉडी फिजिकली रहती है, मेंटली भी बीमारी होती है। प्रकृति की तरफ जाइए, आराम करिए, वहां टहलिए, थोड़ी हवा लीजिए, सांस लीजिए, तब भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। ये बात बताने की कोशिश करिए। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना, निरोग होना ही दोनों बराबर है। डॉक्टर, आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था, नंगा रहता था। डॉक्टर का बहुत कथन देखिए, आपका आदर्श वही आदिम मनुष्य है जो असभ्य था और नंगा था। इंपॉर्टेंट कथन है, ये डॉक्टर का कथन है। मनुष्य, अगर आप अपने कपड़ों को भूल गए नहीं, तो जिस आप सभ्यता कहते उसके साथ ही साथ विकार और बुराइयां भी बढ़ी। डॉक्टर, मैं समझ आप बहस करना जानते हैं मुरारी लाल, आपने क्या निश्चय किया। मैं कुछ नहीं समझ पाता, मुझे कुछ भी नहीं सूझता। आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है, शब्दों के भ्रम में पैदा होकर आप उसी के भूल जाते हैं अपने को। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अपने साथ अन्याय कर रहा हूँ, ना तो मेरा कोई अपना जीवन और ना अपना आदर्श। अदालत के काम में चित्त घबरा रहा है। मनोज का कुछ सोच। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, चंचला इस समय टहलने जा सकती है या नहीं, मैं नहीं समझता। वह पलंग से उठ भी सकती है। हा 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 हा, हंसने लगता है मनोज शंकर। कृपा कर आप लोग बाईं ओर गोल कमरे की ओर खिलखिला, आप लोग उस कमरे में चले जाइए, मैं उसे लेकर घूमने निकल जाऊं तो। डॉक्टर, क्यों। यह आप नहीं समझेंगे, उसे दवा की नहीं, सहानुभूति और एकांत की जरूरत है। संभव है आप लोगों को यहाँ देखकर उसके मन में फिर क्षोभ पैदा हो जाए। चुपचाप चले जाइए उस कमरे में, मुझे भी प्रयोग कर लेने दीजिए। यहाँ देहातों में अधिकांश लोग पूजा पाठ और अत्यंत मन से अच्छे किए जाते और प्रभाव सीधा मस्तिष्क पर होता है। रोग की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रकृति की शक्तियों काम करने के अवसर मिलता है। उठिए, चलिए आप लोग उस कमरे में। और वो लोग हाथ मुरारीलाल डॉक्टर का हाथ पकड़कर उठते हैं और नीचे उतरकर दूसरे ओर निकल जाते हैं। मनुष्य का भीतर चला चला जाता है। हरनंदन सिंह बरामदे के सामने नीचे सहन में आकर खड़ा हो जाता है, इधर उधर चारों ओर सिर घुमाकर देखता है, फिर निकल जाता है। मनोज शंकर बंगले के भीतर भाग से, तुम्हारा संदेह व्यर्थ है, कह तो रहा हूँ कोई नहीं है। डॉक्टर साहब तो सुई देने का प्रबंध कर रहे थे, लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सका। तुम्हारे बाबूजी कलेक्टर साहब के बंगले पर गए हैं। डॉक्टर साहब क्यों बैठे बैठे रहेंगे, वह भी चले गए। तभी थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। मनुष्य का बीच वाले कमरे में आकर खड़ा होता है और स्वर के साथ बांसुरी बजाने लगता है। मनोरमा और चंद्रकला का फिर चंद्रकला का चेहरा उतरा हुआ और आंखें आंखें कुछ सूज गई हैं। मनुष्य शंकर, इस तरह शरीर छोड़ देना चाहिए। संसार में एक से बढ़कर दूसरे दुख है। चंद्रकला, तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया। धीमे से, मैं तुम्हें पहचान न सकी, लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है जो तुम मुझे में थी। चलो आज नदी की ओर चले, हमारे विरोध आज सदैव के लिए मिट जाए। कैसे विरोध। विस्मय और चिंतकला की ओर देखती है। जो साधारणता प्रकट तो कभी नहीं हुए, लेकिन जो हम दोनों की आत्मा में व्याप्त हो चुके हैं और जिनके कारण हम लोग आज सदैव के लिए
तुम्हारी आंख सदैव के लिए मदद चंद्रकला निराश उसकी ओर देखती है तो मनोज उसका हाथ कंधे पर रख लेते। तुम्हारी आंखों से अपनी संदेह से मिटा डालो डालो उसे अभी कहा नहीं जा सकता, कितने साहस और धीरज के काम लेना पड़ेगा। जाओ कपड़े बदल लाओ, शाम हो रही है, देर ना हो। इस प्रकार क्यों देख रही हो? घड़ी दो घड़ी नहीं, दिन दो दिन नहीं। अगर इसी तरह खड़े होकर हम लोग जीवन भर कहते सुनते चले तब भी अंतर नहीं मिट सकता। वह भी स्वाभाविकता और प्रकृति का अंतर है, हमारे जीवन का आधार है। चंद्रकला का प्रस्थान हो जाता है। मनोरमा इस समय कमरे में उस ओर दीवार पर उंगली में रेखाएं खींच रही है। दीवार पर भी चित्र बनेंगे क्या? मनोरमा उस ओर घूमकर, बस बन सकते हैं इतना महान चित्र जिसे हम संसार कहते शून्य का आधार बनाए। लेकिन मैं तो अब चित्र नहीं बनाऊंगा, वही चित्र बनती मैं, मनोज शंकर, रजनीकांत का। हाँ, गंभीर होकर सोचने लगती। क्या सोच रही हो? यही कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सब सुंदर और सब से कठोर सत्य यही है, इसलिए दुखी है। और पुरुष इसी तरह स्त्री का अधिकार समझता है, और इसलिए पुरुष और स्त्री के अधिकारों को अलग अलग पैमाइश हो रही है, अलग अलग नक्शे बनाए जाए। लेकिन यहाँ तो वे मिल जाएंगे, समस्या का एक और पहलू निकल जाएगा। मनोज शंकर, तुम अपनी बात कहो। मैं तो कल ऋषिकेश के लिए चल पड़ूंगी। अब किस लिए? विस्मय से, कोई नई बात तो नहीं हुई जी? मनोज शंकर, नई बात नहीं हुई, उसकी ओर ध्यान देखने लगता है। नहीं तो केवल अपने को भूल जाने के लिए मैंने अब तक रंग और कलम को खिलवाड़ किया। लेकिन मैं देखती हूँ मेरा हृदय धनी हुआ जा रहा है। इतना मन मेरे किस काम आएगा? लेकिन मुझे इस निचोड़ कर सुखा डालता, रंगों को पिटारी गंगा में फेंक कर माला लेने की कल्याण है। अगर मैं अपने साथ न्याय करूं तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि अपने निर्जीव चित्र के लिए मैं सदैव जीवन का कामना कर रही थी। उसके साथ मुझे एक बार का सुख और सहवास मिला है, लेकिन मुझे इसका अधिकार कहाँ था? मैं अपनी आत्मा बेचती रही हूँ। मैं अपने लिए अपने पहले ही बेच चुकी हूँ और पूरा मूल्य भी ले लिया। मनुष्य, तुम तो कविता और दर्शन कह गई। हिंदू विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। जो हिंदू विधवा है, मनोरमा का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि हिंदू विधवा से बढ़कर कविता और दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये। अब यहाँ पर अगला बताया जा रहा है, यहाँ पर मनुष्य युग बदल गया है, समाज अपना कलंक मिटा रहा है, अब विधवाएं न रहेंगी। मनोबा विस्मय से, वैधव्य मिट जाएगा। मनुष्य, क्यों? विधवा विवाह से झूठ है। मनोशंकर कहता है, क्यों आजकल हो रहा है विधवा विवाह, तो उससे भी तो वैधव्य मिट जाएगा। ये बात बताने की कोशिश की जा रही है। विधवा विवाह हो रहा है लेकिन वैधव्य कहाँ मिट रहा है। समाज इस आग में उजा नहीं सकता, इसलिए मैं इसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा हूँ। तुम्हारे सुधारक, राजनीति के कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवा के आंसू में बहते हुए देख पड़ रहे हैं। अपनी विशेषता मिटाकर संसार के साथ चलना चाहते। वैधव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। अभी तक तो केवल वैधव्य की समस्या थी, अब तलाक की समस्या भी आ गई है। अभी विधवा की समस्या थी, अब तलाक की भी समस्याएं आ रही है। तुम्हारी कहानी लेकर इस समस्या को कला का आधार बना रहे और इस प्रकार संयम और शासन को निकाल कर प्रवृत्तियों को बागडोर ढीली कर रहे हैं। उनका उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोग और इसी वे अधिक से अधिक सुख समझ रहे हैं। लेकिन उपभोग और सुख है, मनुष्य अगर उपभोग सुख न हो, लेकिन वैधव्य तो समाज का कलंक है। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट कथन है जो मैंने आपको बताया है कि उपभोग सुख न हो लेकिन वैधव्य तो समाज का कलंक है। मनोरमा कहते किस तरह यह तो समाज का आदर्श है। स्त्री और पुरुष का सम्मिलित जीवन सुख दुख दोनों का, ना तो कोई शंका है, न संदेह और न तलाक। किसी भी परिस्थिति में समझौता और आज सामंजस्य, इस प्रकार समाज की स्थिति दृढ़ है। संभव है इसमें कोई बुराई ना हो, लेकिन जीवन नितांत भला कहाँ है? विधवा विवाह और तलाक, दो बुराइयों में से एक को पसंद करना पड़ेगा, नहीं तो दोनों बुराइयां तो समाज को निकल जाएंगी। मनोज शंकर कहता है, विधवा विवाह को भी तुम बुराई कह रही हो, स्वयं विधवा होकर? मतलब तुम विधवा विवाह को बुराई करी, स्वयं विधवा हो फिर भी? मनोरमा छाती हाथ रखा, तुम्हारा आगाध निर्दय हुआ मनोज। राक्षसी राक्षसी प्यार तुम इतना भी सहन नहीं कर सकते, और तुम पुरुष हो, इस छोटे हृदय और इतनी छोटी आत्मा में बल पर कहता कैसे? मनोरमा, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मैं विधवा हूँ इसलिए मैं विधवा विवाह का पक्ष में वोट दूं, यही ना? लेकिन मैं यह नहीं करूंगी। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया, अपने उद्धार के लिए। किसी प्रकृति विधवा से पूछो।
जो प्रकृति विधवा है उससे पूछो, अभी तक पुरुष के विषैले वातावरण में ना आई हो, देखो उसकी दृष्टि गड़ जाती है, नहीं तुम्हारी समझ में। विधवाएं समाज के लिए कलंक है। मैं समझती हूँ समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। तुम जीवन की विशेषता, स्त्री के जीवन का दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो, उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या, यही विधवा का आदर्श है। विधवा का अर्थ कितना अच्छा वाक्य है, पूछ सकते हैं। देखते हो, दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो, उसके भीतर क्या है, उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग है, तपस्या, यही है विधवा का आदर्श। और यह आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज है। तुमने उस कलंक कह दिया। जितनी कोशिश आदर्श को मार डालने के लिए हो रही है, अगर उतनी कोशिश जीवित रखने के लिए होती तो तुम्हारा समाज और परिवार आज दूसरी चीज होता। तो अब मैं क्या समझू? मनुष्य जो समझो समझ सकते हैं। मनुष्य करे, इसका अर्थ यह है कि कहते क्यों नहीं? तो तुम उस समय सचमुच नाटक हो रहा था, उस समय जो रहा था वो सचमुच नाटक हो रहा था, जो हमने हाथ पकड़ा था वो उस समय जो था वो सब कुछ नाटक, कुछ हो रहा। ओ, तुम अभी तक उस भ्रम में पड़े हो। और मैंने तो समझा कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा था किस आशा से? मैंने समझा कि अविवाहित रहकर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन उससे कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारे पुरुषत्व के अनुकूल हो। मेरे साथ तुम रहते अविवाहित रहकर। शब्द तो बड़े सुंदर, लेकिन इसका मतलब क्या है? किसी विधवा के साथ काई अविवाहित पुरुष, उसने बहुत कल्पना और भावुकता, मनोज बाबू साहित्य की कल्पना में तो कोई संदेह नहीं, यह सुंदर चीज होगी, लेकिन जीवन का वास्तविकता में यह कितनी भयंकर है। मनोज शंकर कहता है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं क्या करूं? पुरुषों, तुम्हारी अवस्था भी मुझसे अधिक है, शिक्षा भी तुम्हें ऊंची मिली है, तुम्हें हर तरह से मुझसे योग्य हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरे सामने तुम्हारा यह आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए कितने अपमान की बात है। तुम्हारा पौरुष इतना कुंठित क्यों हो रहा है? वादे सभी सच्चे नहीं होते, इसलिए सावधान रहना पड़ता है। मैंने जब विचार किया, मालूम हो गई तुम मेरे मुंह में इस तरह का संकल्प कर रहे हो, तुम्हारे मन में मेरे प्रति विकार बना रहेगा। अधिकांश शब्द यही निकल पड़ेगा, उनका विश्वास करना। मुझे ना पूछो तुम्हें क्या करना है, अपने पुरुषत्व से पूछो। तुम्हारा अपना मोह चंद्रकला के मुंह से कम नहीं है। वह स्त्री है ना, इसलिए तुमसे क्षमा चाहती है, और तुम आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हो। उसे क्षमा कर दो, इस समय तुम्हारा प्रधान काम यही है। लेकिन किस तरह? पहले ये स्वीकार कर लो कि तुम भी मुंह में हो और वह भी मुंह में है। ना तुम उससे अच्छे हो, ना वह तुमसे बुरी है। वह अपना मुंह छिपा नहीं सकी, ऐसा अनुमान करना कि वह रजनीकांत को अपने पुरुष के रूप में प्रेम करने लगी है, ठीक नहीं है। उसके हृदय में उसकी हंसी और सरलता, साथ ही साथ उसके सुंदर शरीर का मोहक प्रभाव पड़ा था, जो समय के साथ ही साथ स्वयं मिट भी जाता है। लेकिन उसका घायल हो जाना, और वह भी संघात्मक रूप से, जिसे वह कुछ दोष और उसके पैदा करने वाले मुरारी लाल महाशय के हैं, ऐसा मिलकर पहाड़ हो उठा है। मैं समझ नहीं, बहुत कुछ बुराई तो मेरे चित्र से हुई। शिव ने जैसे विष पचा लिया, उसी तरह तुमने भी इस बुराई को पचा लो। इससे तुम्हारा पुरुष दमक उठेगा। मालूम होता है आ रही रास्ते में सब हो जाए, तुम लोग लौटो नए जीवन और नई आशा के साथ। मनुष्य का चुपचाप उसकी ओर देखने लगता। चंचला 2 कदम आगे बढ़कर रुक जाती। मनुष्य का उसकी ओर देखता। चलो, कब की आई हो, आओ चले। दोनों उसी तरह हाथ पकड़े हुए बंगले से बाहर निकल जाते। मुरारी लाल का प्रवेश। तुम्हारा यहाँ आना मंगल हुआ, अब बच जाऊंगा। मनोरमा, क्या है? उसे नींद एकाएक टूट गई। तुमने वह कर दिया जिसे मुझे आशा नहीं थी। तुम देवी हो। आपने कुछ सुन लिया क्या? कुछ नहीं, सब सुना। 10 वर्ष का आग शायद अब बुझेगी। तुम्हारा असली रूप मैंने आज देखा। मनोरमा, मैं अपनी प्रशंसा नहीं चाहती। मुझसे जिस किसी का जो उपकार हो जाए, विधवा जीवन में केवल सेवा और उपकार का। तुम सचमुच देवी हो। मनोरमा चुप भी रही है। इस प्रकार के विषय बहुत कुछ उपहास के लिए मैं पूरी तरह से स्त्री विधवा नहीं बन सकूं, जो हूँ वह हो सकूं, यही बहुत है। कल जाना तुम्हारा निश्चित रहा। कुछ और रुक जाओ, तुम्हारी मदद से शायद एक बार मैं। जी नहीं, इस प्रकार मेरी शक्ति चली जाएगी। हमारी सेवा अब होने में होगी, हो जाएगी। मनोरमा का प्रस्थान। मुरारी लाल बाहर बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठते हैं। माहिर अली का प्रवेश। मुरारी लाल, क्या हाल है जी? शायद बच जाए। यही एक घाव 3 इंच लंबा और आधे इंच चौड़ा है। उन सब ने तो चाहा जान से मार डालना। 24 निशान लाठी के कुल हैं। तो निशान कितने लगे हैं? 24 निशान लाठी के हैं। मुरारी लाल, बहुत हैं, ऐसा काम कर दिया इसने। उसकी चोट देखकर मुझे चक्कर आने लगा, लेकिन उसके मुंह पर तब भी मुस्कुराहट थी। मुरारी लाल, मुस्कुराहट थी? उस दिन की तरह नहीं, इतनी चोट और दर्द, लेकिन उसके सफेद दांत अब भी जैसे निकल पड़ना
पढ़ना चाहते हैं, राय साहब मिलना चाहते हैं। अब हरगिज नहीं मैं बदनाम हूँ, इस तरह और तो उसका मुंह देखना नहीं चाहता। माहिर अली हरनदन कह रहे थे कि आपने जो कहा था शायद 40,000 आ गया है। मैंने तो कह दिया था कि साहब ऐसे रुपए की लात मारते हैं। एक कह दिया लात मारते 40,000। माहिर मैं समझ नहीं पाता, कहो ना इससे कोई बुराई है लेने में, और भी लुटेरे और हत्यारे हैं। अब मतलब है इस केस को दबाने के लिए 40,000 और लिए, 10,000 वो लिए थे और 40,000 में से 50,000 रुपए और लेता है। उन्हें 50,000 रुपए खा गया ये, इसलिए कि रजनीकांत की जो हत्या हुई उसका भेद ना खुल जाए, और कहीं ये राय साहब का के बारे में ना पता चल जाए उन्होंने हत्या करवाई है। इसलिए उसके पास 40,000 और आ गए हैं, 50,000 रुपए अब तक आ चुके हैं। और ये ध्यान रखना है। जाओ हरदंदन के धीरे से बुला लाओ, शायद झूठ, हाँ जाओ लिवा लाओ हरदंदन को, अकेले समझते हो ना। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, सब बच्चे की हालत है, अभी तक बेहोश है। इस इसका रुपया निकल जाना रजनीकांत के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा अपने लिए नहीं, तुम्हारी ही बात है, रजनीकांत के लिए। यह रुपया उससे ले लिया जाए, मरने की कोई संभावना है नहीं उसके, यह सारा रुपया उसे दे दिया जाएगा। मैं जाता हूँ, लेकिन मेरी राय में मुमकिन है वह मर जाए। माहिर अली कर, मरना हो तो कल शाम की चोट से अब तक मर गया होता। मैं समझता हूँ इससे बढ़कर उस बेईमान में कोई दूसरी सजा दी नहीं जा सकती। तुम क्यों नहीं समझते, इसी रुपए के बल पर वह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ है। वह क्या हुआ, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ है, राय साहब हुआ, उसका जहर इसी तरह निकलेगा। मैंने सोच लिया, इससे कोई बुराई नहीं है, तुम जाओ। मैं जाऊंगा, लेकिन इसका नतीजा, उसका उसकी जान का खतरा तो है ना। वह चारों ओर से घेर कर मारा गया है, जान का खतरा हो सकता है। आज अदालत में छोटा बड़ा सब किसी ने उसे बेईमान को गालियां दी हैं। ठीक है, उसके कोई और से सजाएं मिले, जाओ क्यों खड़े हो। माहिर अली का पिस्तान मुरारीलाल भीतर आ जाता है। अब यहाँ पर तीसरा अंक स्टार्ट हो रहा है, और हमारा यहाँ पर पार्ट 3 जो है वो समाप्त हो रहा है। पार्ट 3 को यहीं तक करेंगे, तीसरा अंक हम चौथे पार्ट में करेंगे साथियों। यहाँ तक हमारा पार्ट 3 समाप्त हो गया। आपने देखा हमने पार्ट 3 कर लिया है। जो पार्ट 3 था हमारा वो कंप्लीट हो गया। लास्ट पार्ट हमारा पार्ट 4 आएगा, और जिन भी साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करेंगे, छोटा सा प्यारा का कमेंट करेंगे, जिससे हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलती है। अगर आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो और भी हमें वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिल जाती है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।